नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजबान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज की बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और 11 तारीख को ये बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत भी हो गई। इस सत्र पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इस दौरान योगी सरकार वित्त बजट पेश करने वाली है 2026 और 27 का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का यह बजट पेश करेंगे। इस बार योगी सरकार करीब 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश कर सकती है। माना यह जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खास बजट अलॉट किया जाएगा। बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और सत्ता दोनों ही पक्षों से जनता के मुद्दों पर सार्थक और स्वस्थ चर्चा करने की अपील भी की है ताकि प्रदेश के विकास को नई गति मिल सके। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवेश प्रताप हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। ऐतिहासिक बजट पेश किया जाएगा 9 लाख करोड़ का, इसे कैसे देखते हैं? क्या योगी सरकार के मन में क्या है, क्योंकि ये साल पंचायत चुनाव का है और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? देखिए पूजा जी, अभी हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा करें। इसके पहले हमें जो केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को जारी हुआ है, उस पर पहले हमें चर्चा कर लेनी चाहिए कि क्या ये उससे जुड़ा हुआ यूपी का बजट है क्या। निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से 2027 विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव पर पूरी तरह से उनकी निगाहें टिकी हुई हैं और उनको लग रहा है कि इस बार के बजट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी और कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि सभी वर्ग को, सभी लोगों को राहत प्रदान किया जाए। अब जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम थोड़ा सा केंद्रीय बजट पर एक बात डालते हैं। जो केंद्रीय बजट हमारा अभी 1 फरवरी को जो घोषित हुआ, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि अब हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको तारीफ के चश्मे की नजर से देखें या हम इसको नकारात्मक नजर से देखें। तो ये हम अगर ये कहें कि देखिए ये एक संतुलित बजट है, तो इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि क्या उत्तर प्रदेश का भी बजट संतुलित बजट की तरह होगा ना, अब हम संतुलित इस पर कह रहे हैं कि देखिए केंद्रीय बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर जो है तो काफी जो है उनका फोकस रहा। तो और टैक्स सिस्टम पर उन्होंने जो है सरल बनाने की कोशिश किया। अब उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, सबसे बड़ी बात यह होती है महंगाई पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजी रोटी, इस पर अगर विशेष फोकस दिया जाए तो निश्चित है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है तो उसमें जो है इनको निश्चित है कि तारीफों के पुल बांधने चाहिए। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि केंद्रीय बजट जो है मिला तो सब कुछ अच्छा बजट रहा, लेकिन मध्यम वर्ग को क्या मिला? जो बड़ा आदमी है तो ठीक है, जो वो तो बड़ा आदमी हो रहा है, जो छोटा है वो तो छोटा। मध्यम वर्ग को क्या मिला? तो यूपी के बजट को जी शिवेश जी, आपका क्या टेक है? सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट पेश होने वाला है। कुछ मुख्य बातें इसकी भी हैं जिसमें मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए 1900 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की संभावना है। अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेगमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि फोकस किया जाएगा और एक बड़ा बजट अलॉट किया जाएगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने की कवायद देखते हैं या जो नुकसान चुनावों में होता है उसको मैनेज करने के तौर पर देखते हैं आप इससे? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसको मैं निस्संदेह केंद्रीय बजट के साथ जोड़कर देखता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों इस बात के लिए अपने को आश्वस्त करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार का अर्थ यह है कि केंद्र की सभी योजनाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं बिल्कुल सिंक्ड अप होती हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और श्रमिकों के लिए
इस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उसी सिंकअप में उत्तर प्रदेश की भी जो बजट होगा उसमें मैं मानता हूं कि वो उसी क्रम में आएगा। साथ साथ देखिए, जैसे आपने कहा कि पूर्वांचल की बात की और बुंदेलखंड की बात की, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को लेकर बहुत अधिक केंद्रित है, और योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के ही क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड और जो है पूर्वांचल के लिए लगातार इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि वहां पर कुछ आईटी से रिलेटेड चीजें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में और झांसी आदि क्षेत्रों में बनाए जाने की जिस तरह से कवायद हुई है पीछे, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर जो इन्हांसमेंट की जा रही है उसमें निसंदेह इस बार भी बुंदेलखंड के लिए और पूर्वांचल के लिए अधिक व्यवस्थाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ विषयों पर हमें समग्र रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो 9% से अधिक हो गया है, जो 2016-17 में 8% का था। और आज के समय में उत्तर प्रदेश को हम सभी जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, और इसीलिए मैं आपको कुछ बिंदु देना चाहता हूं जिससे हम ये समझ सकें कि किस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर पर जो सरकार का बहुत ही फोकस ध्यान रहा है, वह एग्रीकल्चर में अगर आप देखिए तो कुल जो टोटल प्रोडक्शन होता है खाद्यान्नों का, उसमें यूपी का जो योगदान था 2017 के आसपास वो 18% था, जो अब 20.6% हो गया है। और अगर मैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करूं तो 0.98 लाख से बढ़कर अब वो लगभग दुगना यानी 1.7 जी। शिवेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिवेश जी, और लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे। देखिए जी हेलो जी 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 शिवेश जी ने किसानों की तो बात इसका अर्थ यही है कि कृषि के द्वारा किसान। जी चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि शिवेश जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की बात करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव के हमने देखी, लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें पश्चिमी यूपी में काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो वो पिछला ठीक रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों पर, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे बुंदेलखंड हो, इन तमाम जगहों पर थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने को मिला। अब जिस तरीके से शिवेश जी बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा डिफेंस कॉरिडोर की परियोजना बुंदेलखंड में चलाई जा रही है, इसके अलावा एआई हब बनाए जा रहे हैं, इस तरीके के विकास हो रहे टेक्नोलॉजी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मध्यम वर्ग को क्या मिला केंद्रीय बजट में, तो डबल इंजन की सरकार की बात शिवेश जी ने कही है, अब इसी को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो अगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो मध्यम वर्ग है उसको ज्यादा फायदा पहुंचेगा इस तरह के डेवलपमेंट से। देखिए, अभी शिवेश जी ने किसानों की बात किया, तो मैं उसमें बजट में योजनाओं के निरंतरता की बात बताऊं कि जैसे स्टोरेज है, वैल्यूएशन की भी बात अभी शिवेश जी ने किया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया। केंद्रीय बजट में सिर्फ ये बात तो है कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी, खेतों में जो बढ़ती लागत है, किसानों को अस्थायी रोड को लेकर के कोई स्पष्ट रोड मैप क्यों नहीं बन रहा है? तो योजना तो है, लेकिन भरोसा देखिए अभी भी आधा अधूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवेन जी को ये बात माननी पड़ेगी कि योजना है लेकिन भरोसा अधूरा है। रोजगार आप जो है अभी आपने बात कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, चलो वो बात भी हम मानते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनना है, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर आज 10 सालों से बन ही रहा है, अभी तक तो ऐसी कोई न्यू नहीं कहीं पड़ी है कि बन जाए या कहीं बन रहा है या कुछ स्टार्ट हुआ है। घोषणाएं हैं, ठीक है, तो योजनाएं बदलती रहती हैं, घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन ठीक है, क्या जमीन पर होता है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर क्या फोकस आ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कितनी बात हो रही है? अब स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं तो चल रही हैं, स्किल तो लोग हो रहे हैं, लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है, नौकरी कहाँ मिल रहा है, ये नौकरी कहाँ? चलिए, जिन सेक्टर्स की आपने बात की है,
जो आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया है यूपी बजट का, उसको भी तो आपने सुना होगा। उसके ऊपर थोड़ा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो अभी बजट पेश होगा, परसों 11 तारीख को पेश होगा, उस बजट में 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 15% शिक्षा के ऊपर, 12% कृषि पर, 8% स्वास्थ्य पर, 5% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। यानी कि किया जाता रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि अब बजट भी इजाफा हो रहा है बजट में, तो परसेंटेज यहां पर भी इन सेक्टर्स में बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ दिया गया। शिवेश जी, आपका टेक जानना चाहूंगी इस पर। जी देखिए, जैसा कि अभी बता रहे थे कि हमारा जो ध्यान है, अगर आप देखिए, मैंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। और जैसा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लॉजिस्टिक कॉरिडोर की बात की, उत्तर प्रदेश एक्चुअली देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का अर्थ होता है कि जो किसी पुरानी परिपाटी की जगह पर नए रास्तों से बनता है, ग्रीन फील्ड से होकर जाता है, वो मैक्सिमम गांवों को, किनारों को कवर करके जाता है, जिससे कि और अधिक भविष्य में अर्बनाइजेशन की संभावना होती है और विलेज की कनेक्टिविटी उस एक्सप्रेसवे से होती है, जिससे कि गांव का जो किसान है वो और ज्यादा जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ पाता है। और मैं सिर्फ एक डेटा देना चाहता हूं, चूंकि केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार सिंकअप होकर कार्य करती है। 2013-14 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजट 31,000 करोड़ का था, जो आज के समय में पिछले केंद्र सरकार के बजट में 10 गुना बढ़कर 3,09,000 करोड़ का हो गया है। तो ये जो वृद्धि, जो बजट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गारंटी सरकार सुनिश्चित कर रही है, इसी वजह से ऐसा है। जो अन्य जो सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जितनी चीजें आई हैं, अभी जी राम जी के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं, वह कहीं ना कहीं जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे अभी बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट की, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, उसके सुनिश्चित करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। और किसान जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, उसके अलावा पूर्वांचल में भी आप देखिए, पीछे एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भी जो है प्रारंभ हुआ है। तो सरकार इन चीजों पर काम कर रही है। और अभी जैसा इन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही थी, लेकिन वो देखिए, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक लंबा गलियारा कई किलोमीटर्स में, और उसमें जो होता है कि धीरे धीरे उसका विकास होता है, कंपनियां उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, धीरे धीरे वो अपने जो है वहां पर फैक्ट्रीज बनाती हैं, और इस तरह से विथ द टाइम, एक लंबे टाइम में ये चीजें, अगर आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे डीएमआईसी पर 2 साल में ही पूरी यहां से मुंबई तक दोनों तरफ 15 किलोमीटर के गलियारे में इंडस्ट्री लग जाएगी। वह इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारी एंसीलरी इंडस्ट्री जो उस रास्ते पर आती हैं, वहां के छोटे छोटे उद्योग भी उन बड़े उद्योगों का सहयोग लेकर पनपते हैं। तो यह एक इकोसिस्टम होता है जिसको विकसित करना होता है, और वह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें 2 साल 3 साल नहीं, हो सकता है 10 वर्ष का भी समय लगता है, लेकिन वह एक बहुत ही अस्थायी विकास होता है, जिससे वहां की लोकल आबादी भी। इसीलिए जब हम गलियारे की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, यहाँ इसका अर्थ होता है कि एक दीर्घकालिक समय में एक लंबा और बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। जी, चंद्र प्रकाश जी, ये तो आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि योजनाएं बनती हैं। विकास जो होता है कोई जादू की छड़ी तो होता नहीं कि जो एक ही दिन में हो जाए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, धीरे धीरे चीजें गति पकड़ रही हैं। जेवर एयरपोर्ट का भी इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन कर सकते हैं, और इस तरीके से एनसीआर के अंदर एक और बड़े एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। तो ये हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि विकास की जो परिभाषा आपको लगती है और विकास की जो परिभाषा जमीन पर होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार की नीयत विकास करने की नहीं है। हमने कब कहा कि सरकार की नीयत विकास करने की नहीं है, लेकिन जो असर है, असर का रफ्तार है, वो धीमा है। ठीक है, बजट में योजनाएं तो नई नहीं है, हमने कहा है, लेकिन नाम नए हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्कीम तो बदल जाती है, लेकिन समस्या वही रहती है, स्कीम ढेर सारी बदल जाती है। तो जो हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, हमने विकास पर बिल्कुल बात नहीं किया, विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जो रफ्तार है वो तो धीमी हो रही ना। तो अब जैसे बजट है, चलो ठीक है, खर्च आए, तो जो सरकार खर्च कंट्रोल कर रही है, तो घर के बजट पर भी तो कंट्रोल आना चाहिए। मतलब विकास की जो गति है वो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए फिर?
कि आज नीति बनी और 1 साल में कंप्लीट या 2 साल में कंप्लीट? क्योंकि एक साल में क्योंकि भले कोई भी complete हो जाए, देखिए, तो कोई भी पाँच साल जो में भी तो complete डेवलपमेंट हो ही का जाए। काम होता है, जो भी योजनाएं होती हैं, वो दूरदर्शिता के हिसाब से बनती हैं। वो 1 2 3 4 5 साल के हिसाब से नहीं, वो पीढ़ियों और जनरेशन के हिसाब से होती है कि आगे किस तरीके से बढ़ेंगी, कितना विकास एक होगा। योजना अगर बन जाएगी तो वो 20-25-50 सालों में पूर्ण होगी। अब डिफेंस कॉरिडोर तो बुंदेलखंड को आप मिले जिस हैं तरीके तो से 50 बात कर सालों रहे हैं, में मुझे तो पूर्ण यही होंगे। लग रहा है, आपको लगता है कि 20-25 साल से ही चल रहा है, इतना लंबा लंबा चल रहा है विकास की गति जो है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विकास की गति बहुत धीमी है, तो तेज गति कैसे होगी? आप ही थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए। तेज गति कैसे होगी? ये लोग अपने जो इनके जो है सलाहकार हैं, जो वो बताएं तेज गति कैसे होगी। जी अब मैं आपसे बार बार वही चीज कह रहा हूं कि जैसे देखिए एमएसएमई को आप ले लीजिए, जी एमएसएमई को आप ले लीजिए। शिवेश तो जी, आप समझ रहे हैं कि बीमारी तो बता देनी है, लेकिन इलाज क्या नहीं, वो हमें देखिए नहीं पता। मैं जी, इस वही विषय पर एक दूसरे प्रकार का विचार इसलिए रखता हूं क्योंकि अगर आप पिछले कई वर्षों से अगर आप देखिए तो बजट जो बन रहा है और बजट के द्वारा जिस तरीके के आवंटन हो रहे हैं, वह आवंटन इस प्रकार से हो रहा है कि ईयर ऑन ईयर उन चीजों पर जो इन्वेस्टमेंट होगा और एक लॉन्ग टर्म जो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, और उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए अभी सरकार का जो बजट आने वाला है उस पर फोकस ये होगा कि किस प्रकार से राज्य की विकास दर को 20% तक ले जाया जाए, क्योंकि जब 20% तक होगा तब जाकर हम 29-30 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और इसके लिए अभी 15 विभागों के 130 से अधिक योजनाओं को हमने इस सारी चीजों में शामिल किया है कि जिससे कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अब जैसे एमएसएमई की बात की गई, अब देखिए अब सिर्फ आप एक विषय का नाम लेकर केवल एक दिशा से उसको नहीं सोच सकते। अब योजनाएं परियोजनाएं तमाम नेटवर्क की तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। जी जैसे जी एमएसएमई है, एमएसएमई को इंटीग्रेट किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ। ओडीओपी के साथ जब ये आया तो उसमें हर जिले के साथ एक एक जो उत्पाद है उसके जाहिर लक्ष्य सी बात है, निर्धारित जो किए शिवेश जी उसका आप बनाया बोल रहे हैं, जाएगा। बेसिकली विकास जो होता है वो एक बिंदु का मानते हैं। नहीं होता, एक वर्ग का नहीं होता, वो बहुआयामी होता है। और जी, अगर यूपी बिल्कुल। सरकार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन आप बीएसपी की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम में हुए विकास कार्यों से करते हैं, तो आपको खुद समझ में आएगी कि कहां कहां पर हाथी लगे हैं, कहां कहां पर विकास कहां कहां हुआ है, कहां कहां पर सिर्फ हाथियां और मूर्ति लगाने का काम हुआ है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्र प्रकाश जी, शिवेश जी, इस तमाम चर्चा के लिए। तो बजट पेश होने वाला है 11 तारीख को और एक ऐतिहासिक बजट होगा। 9 लाख करोड़ का बजट यूपी को मिलने वाला है, लेकिन देखना होगा किसके खाते में क्या आता है, किस वर्ग को क्या मिलता है, किस विकास के किस बिंदु को छुआ जाता है और कितना बजट उसको अलॉट होता है।